everyone, welcome you all to अभी कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम उनके आंसर्स देखेंगे एंड देन वी विल सी उसके कुछ एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि उसका आंसर इस तरीके से कैसे हुआ, क्या उसके लिए प्रोसीजर था, हर चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ साथ सब लोग क्वेश्चंस लगाएंगे एंड ऑल ऑफ यू अपने आंसर्स को स्टडी करना कि आपका आंसर गलत आ रहा है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सब लोग। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 is which among the following writs come into the category of public litigation petition before High Court or Supreme Court? इनमें से कौन से टॉपिक पे जो है हम PIL पब्लिक लिटिगेशन पेटिशन के रिस्पेक्ट में हम इसको लेकर के आ सकते हैं। देखिए भाई, फटाफट से इसको ऑप्शंस रीड करेंगे। चैलेंज टू इलेक्शंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट और अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। आंसर हियर इज डी, अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर, नॉर्मल सा कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर ये चीज की जा सकती है। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक। देखिए भाई, सबसे पहली चीज मेरा आप लोगों से ये सवाल है, कमेंट बॉक्स में भी मुझे इसका आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि रिपब्लिक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है। एग्जैक्टली वर्ड रिपब्लिक, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है? राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2, रिपब्लिक हमारा जहां पे मेंशन्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका आंसर है ए, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जो भी स्टेट का हेड होगा वो इलेक्ट किया जाएगा। रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि स्टेट के हेड को इलेक्ट करना है। राइट, रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हम खुद से यहाँ पर इलेक्ट करेंगे, इसे हम कहते हैं रिपब्लिक। इंडिपेंडेंस जो आप सेकंड ऑप्शन दे रहे हो, ये तो हम लोग जो है सॉवरेन हो गए। ठीक है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। दैट मीन्स अगर इसकी जगह कुछ और स्टेटमेंट आती है कि पर्सन जो है वो, पोस्ट जो है हेड ऑफ द स्टेट की जो पोस्ट है ये हेरिडिटरी नहीं रहेगी, मतलब इस पोस्ट के ऊपर इलेक्शंस कंडक्ट होने जरूरी है, हेरिडिटरी पोस्ट ये नहीं रहेगी। राइट, ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एट द टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 की जो डेट आई थी, तब प्रियम्बल में बेसिकली क्या एग्जैक्ट स्टेटस था? राइट, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप सब लोग, कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट स्टेटस क्या था। देखिए भाई, आंसर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का वो रहेगा बी, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स बाकी आप देख रहे हो, ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के समय में तो हैं, लेकिन उस समय नहीं थे। ठीक है, करेक्ट जो आपका सीक्वेंस है, वो करेक्ट सीक्वेंस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द करंट सीक्वेंस। करंट सीक्वेंस है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये है जो डी आप देख रहे हो, ये करेक्ट सीक्वेंस है। आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है करेक्ट सीक्वेंस बताने के लिए, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी आपको यहां तक समझनी है, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजी ऐसी मिल जाती है तो आपको याद रखना है कि ये क्रोनोलॉजी में गिवन है। राइट, तो फिलहाल ये जो वर्ड्स थे आपके सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये तीनों वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे। राइट, कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे मैं साइड में यहाँ लिख रही हूँ, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड्स कब ऐड किए गए हैं?
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, राइट, एट द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which writ is issued by the High Court or the Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing? कौन सी रिट इशू की जाती है अगर किसी पर्सन को कमांड करना हो उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट? इफ अ पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन और उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहना हो तो कौन सी रिट लगाई जाती है? देखिए भाई, आपको मैं पूरा एक बार समझा देती हूँ। आर्टिकल नंबर 32 डील करता है रिट से, ठीक है। आर्टिकल 32 में साफ साफ क्या लाइन लिखी है? राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो इस राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट्स को इशू कर सकता है। सर्शियरी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन, ठीक है। ये 5th रिट है। ये 5 रिट्स को इशू किया जा सकता है। अब ये वाले जो इशू कर रहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है कि फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। देखिए, आपको इन 5 की 5 रिट्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। सर्शियरी का मीनिंग क्या होता है? टू सर्टिफाई। हेबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस बॉडी। मैंडेमस इसका करेक्ट आंसर है। अगर किसी पर्सन को कमांड करना है तो मैंडेमस का मीनिंग होता है कमांड करना, ठीक है। क्यो वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, सी इसका करेक्ट आंसर है, रिट ऑफ मैंडेमस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये जो एक लाइन है ये कहाँ पे गिवन? ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के। ये लाइन आपकी सी में लिखी है डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक रिटन है। एंड ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 जो है डीपीएसपी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किए हैं? आयरिश से बोरो किए हैं, आयरलैंड से हमने इसको बोरो किया है। सो इसमें जो है आर्टिकल नंबर 50 उसमें ये लाइन साफ साफ लिखी है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दे विल बी सेपरेटेड एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन देयर वर्क। दोनों अपना अपना वर्क करेंगे और अपना अपना वर्क को ही तवज्जो देंगे, राइट। सो ये आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है which of the following categories of citizens of the prescribed age may be registered as a voter? इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है अगर आप तब भी बिलोंग करते हो और आप एक वोटर बन सकते हो, ठीक है। आप बैंकरप्ट हो तो क्या आप वोटर बन सकते हो? नो। आपके ऊपर कोई क्राइम या सर्टेन केसेस है, आप वोटर नहीं बन सकते। आप नॉन रेसिडेंट सिटीजन हो, आप वोटर बन सकते हो, ठीक है। मेंटली अनसाउंड तो रॉन्ग है, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड एज में आप यहां पर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू कैन बिकम अ वोटर टू द इलेक्शंस ऑफ इंडिया, राइट। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Which of the following rights is not included in the fundamental right of Indian Constitution? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट पूछ रहा है हमसे, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 12 to 35 क्या है हमारे? फंडामेंटल राइट्स। एंड ये हमने कहां से बोरो किए हैं? यूएसए से। यूएसए में क्या बोला जाता है इसको? बिल ऑफ राइट्स। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 में आता है। 19 में आपके 6 पॉइंट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन फॉर्म करना, राइट। सो ऐसे आपके 6 उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं।
नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आपका आर्टिकल नंबर 14 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें आता है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, जो अभी रिट्स का हम लोगों ने देखा था, वो ये टॉपिक उस रिट्स के अंदर आता है, राइट। फोर्थ है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ये हमारे पास राइट नहीं है, ये हमारा डीपीएसपी के अंदर आता है, ये फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर एवरीवन? सो आपका डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर्स इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करते हैं टू नो योर डेप्थ नॉलेज, कि आप लोगों ने कितना तरीके से चीजों को पढ़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं पढ़ना, यू हैव टू स्टडी इन डिटेल ऑल्सो। कुछ चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं, क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, bills of which of the following categories can be initiated only in Lok Sabha? इनमें से कौन सा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है? देखिए, आंसर इज मनी बिल। करेक्ट आंसर इज मनी बिल। आर्टिकल नंबर 110, राइट। ये वो इकलौता ऐसा बिल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, इसको हम और कहीं पर भी इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये एग्जाम के लिए पूछा जाता है, मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, लोकसभा में आता है, किसकी मर्जी से आता है? प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following can a court issue for the enforcement of fundamental right? फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए इनमें से क्या चीज एक कोर्ट जो है वो इशू करता है? आंसर इज रिट। यू ऑल नो अबाउट द रिट्स, ठीक है। अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 32 में हमारी 5 रिट्स है, और आर्टिकल 32 में कौन सा कोर्ट इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में इशू करता है? जल्दी दिमाग लगाएंगे सब लोग। आंसर इज आर्टिकल नंबर 226 में, राइट। ये जो आप बाकी देख रहे हो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट इशू करते हैं या फिर गवर्नर इशू करते हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द डीपीएसपी अप टू व्हाट एज the children are expected to be provided free and compulsory education? आपका आर्टिकल नंबर 45 इससे डील करता है। आर्टिकल 45 में सीधी एक लाइन लिखी है कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन कौन सी एज तक? कौन सी एज तक करेगा? अप टू 14 ईयर्स, ओके। 14 ईयर्स तक ही प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज वो प्राइमरी एजुकेशन होती है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, व्हाई 14? मतलब इज देयर एनी रीजन कि 14 को सिलेक्ट किया गया है? यस, गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट। सो देयर इज अ रीजन। इसके पीछे रीजन ये है कि 14 ईयर्स तक जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन ऑब्टेन करेगा, उसमें उसको रीडिंग, राइटिंग, थोड़ी बहुत मैथ्स की कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उस टाइम पीरियड तक 14 years तक इफ a student is not able to continue his studies further, still उसके पास क्या होगा कि वो अपना जो है सर्वाइवल कर सकता है, अपने सबसिस्टेंस के लिए जो है वो इतना कैपेबल है, उसको रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथ्स वगैरह आती है कि वो अपने सबसिस्टेंस को इजीली सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो दैट्स व्हाई द 14 years इज सिलेक्टेड। अप टू 8th क्लास तक हर बच्चे को पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना, रीडिंग करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी करना वो आ जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 45, एंड ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, ये हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको ऐड किया है। क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय?
जो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड है वो कब ऐड किया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है 1976। तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, अभी आपको मैंने बताया भी था, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। बिफोर गोइंग एंड गिविंग योर एग्जाम, आप सबको प्रियम्बल पूरा पता होना चाहिए। प्रियम्बल को आप किसी भी हालत में छोड़ करके नहीं जा सकते। यू हैव टू रिमेम्बर प्रियम्बल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, प्रियम्बल आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे चीजों को। ठीक है, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है। फंडामेंटल राइट नहीं है। इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 है, लिबर्टी आर्टिकल नंबर 19 है, फ्रीडम के ऊपर है, और आर्टिकल 21 भी है जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। राइट टू प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को आज के समय में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आज के समय में राइट नहीं है। कब डिलीट किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको डिलीट कर दिया गया है। और आज के समय में जो ये राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हमारा किस तरीके का राइट है? ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, which of the following writs order the Supreme High Court, Supreme Court is sought to get an order of authority squashed? ठीक है ना, स्क्वैश करने का इसके अंदर राइट दिया गया है। राइट, इसको हम समझ लेते हैं कौन सा इसके अंदर राइट है इस चीज के लिए। हमारे पास ये है ऑप्शंस, आप देख सकते हो ऑप्शंस की लिस्ट। मैंडेमस सर्शोरारी, क्यो वारंटो, या फिर हेबीस कॉर्पस। ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन है। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम विजिबल हो जाए। थोड़ा सा जूम आउट भी कर देती हूँ इसको। राइट, अब सबको विजिबल होगा। सो एक ऑर्डर को स्क्वैश करना है, खत्म करना है, तब हम कौन सा रिट यूज करते हैं? देखिए, वो है सर्शोरारी। ठीक है, क्यो वारंटो आपका बाय व्हाट अथॉरिटी है। मैंडेमस तो हम कमांड कर रहे हैं किसी भी पर्सन को। सर्शोरारी में हम क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर को क्वैश कर देते हैं या केस को ट्रांसफर कर देते हैं। हेबियस कॉर्पस में हम क्या करते हैं? किसी भी इलीगली डिटेन्ड पर्सन को के लिए ये रिट को लगाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। मतलब इस तरीके से आपके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सिविल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? सिविल इक्वालिटी मीन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वैसे तो देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, वेल्थ भी है, पार्टिसिपेशन, चारों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि चारों में से कुछ गलत है, चारों ठीक है। बट सिविल इक्वालिटी का मतलब होता है हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी के राइट्स मिल रहे हैं, हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं हर काम को करने के। समझ रहे हो ना? तो दैट्स व्हाई द आंसर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल, इनमें से कौन सा वर्ड इंसर्ट नहीं किया गया था? है ना, कौन सा वर्ड इंसर्ट नहीं किया गया था? तो इसके अंदर जो है आपका
अभी मैंने बताया सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेक्युलर ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, डिग्निटी जैसा कोई वर्ड ऐड नहीं किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 3 वर्ड्स तो आए थे, पर डिग्निटी जैसा कोई वर्ड नहीं था। दैट्स व्हाई द आंसर इज डिग्निटी वाला जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला आंसर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। बिल्कुल सही चीज है। आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया ये काम कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, किसी भी 2 स्टेट्स को स्प्लिट करना हो, मर्ज करना हो, ये सारे काम कर सकती है। लेकिन इसके लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है? आंसर इज सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये वाली मेजोरिटी के थ्रू जो है पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, कई बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन। आर्टिकल 3 याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमारे प्रियम्बल में साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, सॉरी पॉलिटिकल पावर जो है उसका सोर्स है पीपल। आपका प्रियम्बल जो है उसमें फर्स्ट लाइन क्या है? याद कीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके पास इस चीज की पावर है। ठीक है, अल्टीमेट पावर किसके हाथ में? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आता है हु प्रियम्बल हैज द प्रियम्बल को अथॉरिटी कहां से मिलती है? Who gives preamble the authority? Then also the answer will be, क्या होगा आंसर? यही सेम चीज आंसर होगी जो आप अभी पढ़ रहे हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको सबको यहाँ तक समझना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो पॉलिटिकल राइट है? सो योर आंसर विल बी, भाई आप बताएंगे, फ्रीडम तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल नंबर 19। लाइफ हमारा आर्टिकल नंबर 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना। देन उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14 है। अब राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस हमारा कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। अगर आप ऑड वन आउट करके भी इसका आंसर निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा, है ना भाई। ऑड वन आउट करके भी आंसर निकल रहा है। चलो ऑड वन आउट करके नहीं निकल रहा, फिर भी दिमाग लगाओ। पॉलिटिकल राइट मीन्स पॉलिटिकली हमें गिवन है वो राइट, तो पॉलिटिकली राइट तो हमें यही वाला गिवन है ना। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके थ्रू गारंटी किए जाती हैं? है ना, चारों ही फंडामेंटल राइट है, बट आपको मैंने बताया है कि रिट्स इशू करने की पावर जो है वो एक बढ़िया राइट है हमारा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द राइट आंसर। हम लोगों ने इस टाइप की चीजें हमने क्लास में बहुत ज्यादा करी हैं कवर अप। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास में इस तरीके से काफी क्वेश्चन इस टाइप के कवर अप किए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Which of the following writs of High Court or Supreme Court is sought to produce in a court a person suspected to be missing or in custody? देखिए भाई, आपको मैं सीधा सा बता देती हूँ इसका। अगर आपको कहीं पर भी कस्टडी, अरेस्ट, इलीगल ऐसे वर्ड्स कहीं पर भी नजर में आते हैं, wherever you find these words और वहां पे रिट्स वर्ड और मेंशन्ड है, आप आंख बंद करके आंसर हेबीज कॉर्पस लगाएंगे। क्योंकि बाकी जो चारों रिट्स हैं उनका अलग फंक्शन है। हेबीज कॉर्पस बिल्कुल एक अलग से रिट है जिसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए है? अरेस्ट होना, इलीगल डिटेन करके रखना, उन सब एक्टिविटीज से डील करता है। तो उसका आंसर क्या है? हेबीज कॉर्पस, राइट। ये आपको याद रखना है, अगर ऐसा कोई भी रिट आती है आपको आंख बंद करके हेबीज कॉर्पस आंसर लगाना है। क्लियर? Moving on to question number 21.
To which of the following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration? इनमें से कौन से बिल पर प्रेसिडेंट जो है उसका सैंक्शन होना चाहिए? ठीक है, कोई भी ऐसा बिल आया है उसके ऊपर प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना जरूरी है, मतलब विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट वो बिल नहीं जाया सकता है ना. सो योर आंसर विल बी मनी बिल. आर्टिकल नंबर 110. आई टोल्ड यू अबाउट मनी बिल. मनी बिल वो बिल होता है जो कि सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है. दूसरी चीज, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना उसको हम अप्रूव नहीं ला सकते. ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए, और अगर उस पर फ्रेश कंसिडरेशन भी करनी है तब भी प्रेसिडेंट का सैंक्शन लगेगा. राइट, तो प्रेसिडेंट का उसके अंदर काफी बड़ा रोल है. क्वेश्चन नंबर 22. इकोनॉमिक जस्टिस आपको कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? इकोनॉमिक जस्टिस जो वर्ड है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स है. यहाँ पे कहीं नहीं लिखा इकोनॉमिक जस्टिस. मैं आपको साफ बता देती हूँ अभी. फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करते हैं, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करते हैं. तो ये लिख लीजिएगा, पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं आगे. Which one of the following is not enumerated as a right in the Constitution of India? इंडिया के उसमें ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हुआ नहीं है, मतलब एज अ राइट नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा. पॉलिटिकल और सोशल राइट बिल्कुल सही है. एजुकेशनल राइट बिल्कुल है, आर्टिकल 21A. अभी आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट आपको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं देता है ना, ये क्या देता है? डीपीएसपी देता है. तो हमसे तो राइट पूछ रहा है. और राइट टू रिलीजन बिल्कुल सही बात. आर्टिकल नंबर 26 है, 27 है, ये हमें राइट टू रिलीजन भी प्रोवाइड करते हैं. आर्टिकल 25 भी है. सो आंसर इज इकोनॉमिक राइट. क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो प्रियम्बल में मेंशन्ड नहीं है? जस्टिस, फ्रैटर्निटी, अडल्ट फ्रेंचाइजी और इक्वालिटी ऑफ पोजीशन या फिर अपॉर्चुनिटी. सो देखिए भाई, आपका एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हर 18+ पर्सन को अधिकार है वोटिंग करने का, ऐसा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है. प्रियम्बल में जस्टिस भी लिखा है. कितने तरीके का जस्टिस है हमारे पास? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों जस्टिस हमें मिलते हैं. लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा है. राइट, ओके. क्वेश्चन नंबर 25. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज. ये मोनोरिटीज नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माइनॉरिटीज है. ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेस पे हमें जो है वो बताता है? तो माइनॉरिटीज जो है भारत के अंदर वो कौन से तरीके से हमें पता लगती है? बस सी वाले तरीके से. ना रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ना कास्ट की है, ना कलर की है. जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो कम है उसको माइनॉरिटीज कह देते हैं, है ना. अगर मैं बात करूं माइनॉरिटीज कौन कौन सी है भारत में? मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियन. ये आपकी माइनॉरिटीज में काउंट किए जाते हैं. तो टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे इनको हम जो है वो यहाँ पे काउंट करते हैं. हम इस किसके बेसिस पे काउंट करते हैं? टोटल पॉपुलेशन के बेस पे. हम लोग और किसी बेस पे नहीं लेते. हम पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसमें से जो कम है उसके हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. राइट, रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू. अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है किसके लिए? चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. थर्ड वाले के अंदर भी हम एक बार देख लेते हैं क्यों करता है यहाँ पर रिट ऑफ मैंडेमस, क्यों इशू की जाती है. तो इसका जो आंसर था वो
26 का फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट ही जो है इसका आंसर की कमांड करने के लिए होती है, बाकी जो इसमें ऑप्शंस लिखे हैं वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आज के समय में है। 10 हमारे पास थी, फिर हमने 1 ऐड करी। देखो 10 ड्यूटीज जो थी वो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। यू ऑल नो अबाउट दिस, है ना? सबको पता है इसके बारे में। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में वर्ड्स भी ऐड किए गए थे और फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। लेकिन उसके अलावा जो ये 11th ड्यूटी है ये बाद में ऐड की गई थी। अब 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। सो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। द राइट टू वोट, ये क्या है? वोटिंग देने का अधिकार क्या हमारी फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है या नेचुरल है? तो देखिए भाई, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं लिखा, ना ड्यूटी में लिखा है, ना नेचुरली है, लीगली भी है, बट उस पर हम केस नहीं कर सकते। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 28 का आंसर। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये राइट टू प्रॉपर्टी आपको बताया मैंने, इसको डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? आई टोल्ड यू थोड़ी देर पहले, यूएसए में इसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, तो वहीं से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिट ऑफ हेबीस कॉर्पस है वो कौन कौन इशू कर सकते हैं? हेबीस कॉर्पस के रिट कौन कौन इशू कर सकता है भाई? आपको मैंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आपका आर्टिकल नंबर 32 है, हाई कोर्ट का है आपका आर्टिकल नंबर 226। देखिए भाई, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि कौन कौन रिट इशू कर सकता है, क्या रिट्स का सीन है। तो मैं आपको साफ बता रही हूँ यहाँ पर, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा एक ही आपका आंसर होना चाहिए। आपका आंसर कुछ और होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा आपका कुछ भी वर्ड लिखा हुआ नजर आपको आता है, दैट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है? ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा तीसरा कोई भी वर्ड मेंशन्ड है, जैसे लोक अदालत लिखा है, ट्रिब्यूनल्स लिखा है, कुछ भी और लिखा है, सब गलत है, ठीक है ना? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बुलवर्क है ऑफ पर्सनल फ्रीडम? वही सेम अगेन, हेबिस कॉर्पस है, बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, बिकॉज पर्सनल फ्रीडम आपको कब गारंटी होती है? हेबिस कॉर्पस के थ्रू ही गारंटी होती है, राइट? हेबिस कॉर्पस के थ्रू आपको ये चीज गारंटी की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन इशू कर सकता है? आपको अभी बताया, सी, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू दिस। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है और कोई इशू नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा है इसमें से, आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी और अपने हिसाब से फिर आंसर बताना है। द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वालिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस रूल ऑफ लॉ। सो आपसे पूछा है कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो देखिए भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीन्स रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग बिल्कुल सही है। और इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो भाई, आर्टिकल नंबर 14 जो आपका दिया है, उस आर्टिकल 14 में साफ लाइन लिखी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों जगह पे सेम लाइन लिखी हुई है, तो ये आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर इसका रहेगा सी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने सी मार्क किया है, बिल्कुल सही सोचा है उन्होंने। आंसर इज सी, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इक्वालिटी के लॉ को डिफाइन कर रही है। इक्वालिटी का लॉ यही होता है, ठीक है? इक्वालिटी का लॉ बेसिकली होता ही यही है, जो अभी हर कोई इक्वल प्रोटेक्शन है और इक्वल तरीके से उनको सारी चीजें करनी है।
आगे बढ़ते हैं। 35 सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी है क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी। आपको बताया था टू कमांड, इसका मीनिंग होता है मैंडेमस, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स का सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। सिटीजनशिप के आपके कौन कौन से कहां तक आर्टिकल्स हैं? सिटीजनशिप के हमारे आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर 5 to 11। 5 to 11 जो आर्टिकल है हमारा, इन आर्टिकल्स के थ्रू हम क्या एक्वायर कर सकते हैं? सिटीजनशिप। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जिनके थ्रू हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं? बाय बर्थ, बिल्कुल, अगर आप इंडिया में ही अगर आपका इंडिया में ही बर्थ हुआ है तो ऑब्वियसली आप इंडिया के सिटीजन हो। हेरिडिटरी, आपके पेरेंट्स का यहाँ पे बर्थ हुआ है तो भी आप यहीं के हो। रजिस्ट्रेशन और रिक्वेस्ट, आप खुद सोचिए कि रजिस्ट्रेशन ठीक है आप इंडिया के हो, रिक्वेस्ट के थ्रू आई डोंट फाइंड, राइट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि रिक्वेस्ट के थ्रू आप समझ सकते हो दिस इज अ इलॉजिकल ना ऑप्शन, आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इनमें से कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स अनअमेंडेबल है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते? केशवानंद भारती केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो इसके अंदर बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। अगर आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड करना चाहते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिला सकते, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रिसेंटली 2021 में जो केशवानंद भारती थी इनकी डेथ भी हो गई थी। आई थिंक इनकी कोविड से डेथ हुई थी, एज फार एज आई नो। सो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, क्या है ये? क्या इसको हम एनफोर्स कर सकते हैं, क्या इनको एनफोर्स नहीं कर सकते? सीधा आपसे पूछा गया। तो देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 है ये आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, ये नॉन एनफोर्सेबल है नेचर में। तो ये आपको याद रखना है, दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन प्रियम्बल में नहीं लिखा? फेडरल, राइट, ये आपको पता है, ये भी है, ये भी है। फेडरल वर्ड नहीं लिखा। फेडरल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, बस रिफ्लेक्ट होता है कहां पर? 7th शेड्यूल में, राइट। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको किसके समय में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया? देखिए, इंदिरा गांधी के समय में नहीं हटाया गया था, ये मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी उनके समय में हटाया गया था, ठीक है। इसके आगे भी हम देखेंगे, इनको हटाया गया था मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड। क्लियर एवरीवन? सो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। कमेंट योर स्कोर आउट ऑफ 40 इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी कि कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन और सारी चीजें ठीक हुई हैं, कितनों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। डू मेंशन इन द कमेंट सो दैट मुझे नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पे आपको मैं वीडियो से समझा सकूं कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, राइट। और कोई भी टॉपिक पे आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत है या आपको इस टॉपिक पे जानना है, तो do let me know in the comment section and then I will make a video on that topic as well. Thank you everyone for listening this lecture. Meet you in the next lecture with some another more interesting questions.